के क्वेश्चंस आएंगे इस मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि एक ऐसा मॉडल पेपर जो बिल्कुल सेम टू सेम आपके पेपर जैसा आएगा। मैंने सभी क्वेश्चंस को इस तरह से मॉडरेट करने की कोशिश की है, इस तरह से साथियों तैयार किया है। संभावित प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो ये संभावित पूरा प्रश्न पत्र है। मेरा मानना है कि इन सभी सवालों को अगर आप लगा लेते हैं, जिसमें से हिंदी के, सामान्य ज्ञान के, मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, अगर इन पूरा मॉक टेस्ट को आप लगा लेते हैं तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी और बहुत सारे प्रश्न आप देखोगे कि रियल परीक्षा में आपको देखने को मिल रहे हैं इस पूरे मॉडल पेपर के माध्यम से। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी के सभी प्रश्न टॉप लेवल के होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो परीक्षण कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चारपाई पकड़ना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? कहा नहीं जाता यार तुमने तो बिल्कुल चारपाई पकड़ ली, यानी कि तुम तो बिल्कुल बीमार हो गए हो और बीमारी में इंसान क्या करता है, चारपाई पकड़ लेता है। आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए समानार्थी शब्द आपको बताना है आंख का। देखिए आंख के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। आंख को हम लोग क्या क्या कहते हैं साथियों? नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं, दृग कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, आपको ध्यान रखना। उसके अलावा साथियों लोचन भी कहते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अब निपुणता का आपको बताना है कि समानार्थी शब्द क्या होता है। निपुणता की अगर बात करें, निपुण की अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको एक्सपर्ट कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अगर बात करें निपुण का जो समानार्थी शब्द होगा ना साथियों वो क्या होगा? अभिज्ञ होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके लिए साथियों मुमूर्षु कहा जा सकता है, जिसे मर जाने की कामना हो। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये सभी साथियों 20 प्रश्न कराऊंगा हिंदी के, उसके बाद 20 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के कराऊंगा और ये 40 के 40 टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के लिए। छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कृतज्ञ का विलोम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या हो सकता है बताइए। चलिए तो अगर बात करें अकृतज्ञ हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? अकृतज्ञ हो जाएगा कृतज्ञ का विलोम। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो जब हम बात करते हैं तो आकांक्षा कैसे लिखा जाता है, लड़कियों का नाम भी होता है, ठीक है। तो आकांक्षा की अगर बात करें तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है आकांक्षा। वर्तनी की अगर बात करें इंग्लिश में इसको स्पेलिंग कहा जाता है, हिंदी में इसको वर्तनी कहा जाता है। तो जिनका आंसर कुल मिला के था ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट था। दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर एसएससी जीडी के हिंदी के सिलेबस की बात करेंगे ना, हिंदी के सिलेबस में कुछ नहीं है, चुनिंदा चैप्टर साथियों गिने चुने चैप्टर हैं और मैं आपको जैसे पढ़ा दूंगा एग्जाम तक अगर वैसे आपने पढ़ लिया तो हिंदी के सेक्शन में 20 में से 20 कहीं नहीं गए। यानी कि 20 प्रश्नों में से 19 प्रश्न भी आपके नहीं होंगे। अगर 19 प्रश्न भी हुए ना तो मैं समझूंगा कि मेरी तैयारी कराने में कोई कमी थी। तो 19 नहीं होंगे, 20 के 20 प्रश्न आपके सही होंगे। लेकिन साथियों शर्त एक ही है, एग्जाम तक आपको जो पढ़ाया जाए उतना पढ़ लेना और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लेना, सिलेक्शन आपका कहीं नहीं गया। तो परकीय का साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है, तो परकीय का विलोम होता है स्वकीय। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर बात करें साथियों दृश्य का विलोम क्या होता है, तो अदृश्य होता है। लाघव का विलोम क्या होता है, तो गौरव होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो बताइए। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाए कि उर्वर भूमि क्या होती है, जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है, जो भी बोया जाता है, जिसका बीज बोया जाता है, फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, तो उसको कहा जाता है उपजाऊ भूमि है। लेकिन जिसमें कुछ भी उत्पन्न ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? ऊसर भूमि कहा जाएगा। यानी कि ऊसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए खाली जगह आपको भरना है। खाली जगह ये समझ लीजिए आपके रियल एग्जाम में 2 प्रश्न कहीं नहीं गए खाली जगह से संबंधित। इसलिए हर एक मॉडल पेपर में मैं लगभग 2 प्रश्न ला रहा हूं खाली जगह के हिंदी के सेक्शन में। साथियों चलिए तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, जाने वाला था, जाने वाले थी या चलने वाले थी। तो यहाँ पर सही अगर बात करें ना तो ये वाला शब्द यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही बैठेगा। तो इस प्रकार जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। अब मुझे बताइए साथियों लिखा हुआ है टंकी की योग्यता
100 लीटर है, मतलब एक कोई टंकी होगी उसमें 100 लीटर पानी आ जाता होगा। तो ये मुझे योग्यता सही शब्द नहीं लग रहा है। अब योग्यता की जगह पर क्या आयतन आना चाहिए, या गहराई आना चाहिए, प्रतिभा आना चाहिए, ये क्षमता आना चाहिए? तो मैं कह सकता हूं साथियों, टंकी की क्षमता 100 लीटर है, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए फिर से खाली जगह वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिल्ली में मलेरिया का जोर है, दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के भीतर मलेरिया का जोर है? तो अगर बात करें साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहा जा सकता है कि दिल्ली में मलेरिया का जोर है, इसलिए आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए साथियों एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको कहा जाता है दुर्दम, यानी कि जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या कहा जाता है साथियों? दुर्दम कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे पहली बात। अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दुर्जय लिखा हुआ है साथियों, दुर्जय दुर्जय लिखा हुआ है, दुर्जय लिखा हुआ है। अगर बात करें तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहा जाएगा। उसके अलावा जिसे भेदना कठिन हो उसको दुर्भेद कहा जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है साथियों। यहाँ पर अगर बात करें षष्ठ कैसे लिखा जाता है, तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, षष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए 15वें नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? एक वाक्य आपके सामने है और ऐसा ही वाक्य, इसी टाइप का वाक्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर त्रुटि कहां पर लग रही है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताइए। चलिए क्या साथियों यहाँ पर आएगा? आपसे बस इतना सा पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना, यहाँ पर आगामी सोमवार लिखा है, लेकिन होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था साथियों, मैं आपको बता देता हूं, होना चाहिए था आपका आगामी, क्योंकि आगामी इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो किस भाग में त्रुटि है? तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर त्रुटि है, और यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए था जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको तो साथियों विकेंद्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीय कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए संकीर्ण का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो संकीर्ण का विलोम क्या होता है साथियों? विस्तीर्ण होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगर बात करें उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा, तो अनुत्तीर्ण होगा। संकुचित का विलोम क्या होगा, तो विस्तृत होगा। ये 3 पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इतिहास का जानकार, एक वाक्यांश इसके लिए साथियों एक शब्द आपको बताना है, बताइए। यानी कि इतिहास के जानकार को क्या कहा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? देखिए अगर बात करते हैं ऐतिहासिक शब्द की, तो इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहा जाता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों पुरातात्विक, तो ये पुरातात्विक क्या शब्द होता है? तो पुरातत्व से संबंधित उसको पुरातात्विक कहा जाता है। जो लिखित इतिहास से पहले का होता है ना साथियों, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। लेकिन इतिहास का जानकार साथियों इतिहासज्ञ कहलाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए। पारस्परिक शब्द कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। बिल्कुल साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पारस्परिक शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए मनोरथ किसका पर्यायवाची है, आपसे पूछा जा रहा है। मनोरथ साथियों आपसे पूछा जा रहा है किसका पर्यायवाची है? तो कामना की जब हम बात करें तो कामना का पर्यायवाची मनोरथ है, और मनोरथ का पर्यायवाची कामना, इसलिए आंसर जिनका डी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आप साथियों देखेंगे जीके जीएस के 20 टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे हिंदी को आपने कंप्लीट किया बहुत सुपर फास्ट तरीके से, अब साथियों सामान्य ज्ञान की बारी है। 20 प्रश्न आप देखिएगा, इनको अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कीजिएगा, आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा एग्जाम वाले दिन। तो पहला प्रश्न जीके का आपकी स्क्रीन पर है कि पहली पंचवर्षीय योजना साथियों किस वर्ष हुई थी? तो अगर बात करते हैं साथियों पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी आप लोग बताते। आपसे पूछा जाता विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी आप लोग बताते। आपसे पूछा जाता उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी आप गंगा नदी बताते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है।
है। उसके बाद देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इनका नाम क्या था साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वॉरेन हेस्टिंग का नाम आपको ध्यान रखना है, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है साथियों, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि अगर बात करें उनकी मृत्यु हो गई थी, आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो पावापुरी में साथियों उनकी मृत्यु हुई थी, उसी को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आंसर यहाँ पर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार साथियों इनमें से कौन है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर बात करें तो सर बी.एन. राव है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए चीन किस नदी को पीली, यानी कि चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, येलो रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो होंगहो नदी को क्या कहा जाता है साथियों, पीली नदी कहा जाता है। और ये कहां पर है, ये साथियों चीन में है। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी, तो आपको नाम किनका ध्यान रखना है, आशा पूर्णा देवी का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। अब उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, आपसे बहुत पूछा जाता है साथियों, तो चितरंजन दास का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चितरंजन दास ने की थी। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है, यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ग्रेफाइट छड़ के रूप में शुष्क सेल में कैथोड का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अगर बात करें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अब नहीं है तो यही तो आपसे पूछा गया, तो यही आपका राइट आंसर है। अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग किस में होता है, तो अगर बात करें ठोस में होता है, और ठोस यहाँ पर क्या है, तो इस्पात है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए चीनी यात्री की अगर बात करें, यानी कि फाहन की अगर बात करें, तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसका शासनकाल चल रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था जब फाहन साथियों भारत आया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है, यानी कि साथियों अगर बात करें उस विटामिन की अगर कमी हो जाए किसी की बॉडी में तो घाव उसका बहुत देर से भरेगा, लेकिन अगर वो विटामिन ठीक ठाक मात्रा में हो तो वो घाव कोई भी अगर उसके चोट लगेगी ना तो वो बहुत जल्दी भर जाएगी। जैसे कि आप देखते थे बचपन में पतंग उड़ाते होंगे तो मांझे से उंगलियां कट जाती होंगी, लेकिन बहुत जल्दी इधर आपकी उंगली कटी, इधर 2 दिन बाद ठीक हो गई, फिर से उंगली कट गई, फिर से वो ठीक हो गई। तो बच्चों में साथियों विटामिन के ठीक ठाक होता है, इसलिए अगर बात करें तो घाव भरने में साथियों कौन सा विटामिन सहायक है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो विटामिन के आपको नाम लेना है। उसके बाद देखिए जलप्रपात जोग जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक या साथियों महाराष्ट्र, तो कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ना साथियों ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो जब हम साथियों टाइटन की यहाँ पर बात करते हैं तो किस ग्रह से संबंधित है, या आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो शनि ग्रह आपको लगाना है उत्तर के रूप में। उसके बाद देखिए पंचायती राज का सबसे छोटा अंग इनमें से कौन सा है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम या ग्राम पंचायत, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर डी हो जाता है। भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन 2 नगरों को जोड़ता है, तो किन 2 नगरों को जोड़ता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग जो है ना ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ता है। उसके बाद देखिए साथियों सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि WWW का फुल फॉर्म क्या हो सकती है, तो WWW की साथियों फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों तो अब यहाँ पर आप लोग रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों रीजनिंग का, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हार्ट का संबंध यानी कि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, उसी प्रकार वृक्क का संबंध किससे होगा, ऑप्शन नंबर ए से, बी से, सी से या डी से। देखिए अगर बात करें कि हृदय से संबंधित कोई भी अगर रोग हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो कौन देखता है, कार्डियोलॉजिस्ट देखता है, यानी कि हृदय से संबंधित दिक्कतों को कार्डियोलॉजिस्ट देखता है। इसका ट्रीटमेंट हृदय का कार्डियोलॉजिस्ट
नेफ्रोलॉजिस्ट करता है, उसी प्रकार किडनी का यानी कि वृक्क का अगर बात करें ट्रीटमेंट कौन करता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। इसलिए आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए जैसे कि 4 का संबंध यहाँ पर 64 से बताया गया, उसी प्रकार 9 का संबंध किस संख्या से होगा? 27 से, 729 से, 81 से या 169 से। यहाँ पर अगर बात करें साथियों 4 का क्यूब है यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, उसी प्रकार साथियों 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है? ये आपको ध्यान रखना है साथियों, 729 होता है। इसलिए अगर बात करें 9 का क्यूब क्या होता है तो ऐसे भी कर लो, 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। इसलिए आंसर जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये मेरा मानना है साथियों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे लोग 99% जो है ना वो फेल हो जाएंगे साथियों, 99% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर लिखा है HGUOR, यहाँ पर लिखा है HTOOMS। अगर हम सबसे पहले लेटर पोजीशन की बात करें तो 8 है, 7 है, उसके बाद 21 है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद O जो होता है 15 पर आता है, R आपका 18 पर आता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर H आपका 8 पर आता है, T आपका 20 पर आता है और O 15 पर आता है, फिर से O 15 पर आता है और फिर आपका साथियों M जो है वो 13 पर आता है और S आपका 19 पर आता है। तो 8 की जगह 8 ही रख दिया हमने, ठीक है, 7 की जगह 20 रख दिया, 21 की जगह 15 रख दिया, फिर 15 की जगह यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी हाँ 15 की जगह 15 रख दिया। मतलब कुछ भी करोगे ये लॉजिक बन नहीं पा रहा है, तो कुछ अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना, ये आपका स्मूथ लिखा है, अगर इधर से चलोगे इधर के लिए तो ये आपका स्मूथ लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है साथियों, ये लिखा है, ये स्मूथ लिखा है। और इसमें भी अगर इधर से चलेंगे ना तो ये क्या लिखा है? ये रफ लिखा है। कैसे रफ लिखा है? ROUGH। रफ का मतलब होता है रूखा, ठीक है ना। रफ का मतलब क्या होता है? रफ का मतलब होता है रूखा और स्मूथ मतलब होता है एक तरीके से अगर बात करें तो ये इसका एंटोनिम्स है साथियों। अब उसी प्रकार हमें भी इसका एंटोनिम्स ही ढूंढना होगा। इसको जब हम उल्टी तरफ से लिखेंगे यानी कि टेंडर, टेंडर की जब हम साथियों बात करते हैं ना, टेंडर का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है? तो टेंडर का मतलब तो वही नाजुक होता है, कोमल होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए ऐसा ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कठोर, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों टफ की, अगर बात करें तो टफ मतलब हार्ड हो जाएगा या कठोर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है कि इधर से चलोगे स्मूथ का विलोम क्या हो जाएगा? रफ, और उसी प्रकार इधर से टफ का विलोम क्या हो जाएगा? टेंडर हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। इस बार ऐसा क्वेश्चन साथियों आप अपने एग्जाम में देखेंगे। उसके बाद देखिए 3 है, 5 है साथियों, 4 है, 16 है, 5 है, 17 है और फिर 6 है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? ये एक सीरीज वाला प्रश्न है। तो देखने में हो सकता हो बहुत लोगों को ये कठिन लग रहा हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं है साथियों। देखिए 3 से 4 हो गया, फिर 4 से आपका 5 हो गया और फिर 5 से आपका 6 हो गया। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ना तो यहाँ पर आपका 7 आ जाता, लेकिन ये पूछा जा रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से आपका 16 हो गया, 16 से आपका 17 हो गया और 17 से आपका कितना आ जाना चाहिए? 18 आ जाना चाहिए साथियों। यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका जो जाएगा, प्रश्न का उत्तर आपका 18 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों एक और प्रश्न है सीरीज वाला आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर बात करें आर जो आता है ना साथियों वो 18 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है और एफ आपका 6 पर आता है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर से मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 कम हुए हैं, इसमें भी 3 कम हुए हैं, 3 कम किए 9 आ गया, 3 कम किए 6 आ गया, तो 3 कम करेंगे तो साथियों 3 आ जाएगा। और 3 पर साथियों कौन सा लेटर होता है? तो सी लेटर होता है और सी के ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि ए के साथ, और आंसर आपका सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए साथियों क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? अगर बात करें साथियों लेटर पोजीशन की बात करें तो ई आपका 5 पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है, जी आपका 7 पर, ये आपका 8 पर। एम की बात करें या 13 पर होता है, एन 14 पर होता है, ओ आपका 15 पर होता है और पी आपका 16 पर होता है। क्योंकि उसी प्रकार बात करते हैं साथियों 17 पर होता है, आर 18 पर होता है, एस आपका 19 पर होता है और टी आपका 20 पर होता है।
अब मुझे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक एक का डिफरेंस है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं लगा है कि 8 से 9 हुआ है, 8 से 13 हो गया, मतलब कितने का गैप यहाँ पर बताया जा रहा है। देख लेते साथियों, कितने का, 5 का गैप है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या 5 का गैप है? तो इसमें 5 का गैप नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक एक सिर्फ बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें से सिर्फ एक एक बढ़े। अब v आता है 22 पर, l आता है 12 पर, क्या एक बढ़ा? नहीं बढ़ा, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। q आता है आपका 17 पर, r आता है आपका 18 पर, इसको एक बार देख लेते हैं। q आपका 17 पर, r 18 पर, t आपका 20 पर आता है, ये तो 2 बढ़ गए, इसलिए ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। j की अगर बात करें साथियों, j i, ये भी उल्टा हो गया। u की अगर बात करें साथियों, u आपका 21 पर, v आपका 22 पर, और उसके अलावा साथियों w आपका 23 पर और x आपका 24 पर, तो ये आपका बिल्कुल लगातार है, आंसर आपका जाएगा a के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यदि एक दर्पण को एम इन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे जो प्रश्न आकृति है ना सामने आपके, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, ये एक शीशा है। तो अब यहाँ पर साथियों जो आकृति बनेगी वो आपसे पूछी जा रही है, क्या आकृति बनेगी। अब मैं आपको यहाँ पर की जो आकृति है ना वो यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये चौकोर है तो चौकोर ही दिखता रहेगा ना, ठीक है, चौकोर चौकोर। और जैसे सर्किल है तो वो सर्किल जैसे सर्किल सर्किल ही दिखेगा, ठीक है। अब शीशे में ये जो लाइन है ना, अगर इसको पलट दोगे तो ये ऐसे ही दिखेगी साथियों, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी ऐसे ही दिखेगी, तो ये मैं आपको ऐसे ही बना लेता हूं। अगर बात करें ये जो है ना, ये जब शीशे में दिखेगी तो ये इधर को हो जाएगी, इधर को, और ये जो है ना साथियों ये इधर को हो जाएगी। तो साथियों ऐसा क्या कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो यही आपका साथियों क्या होगा, यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है जो ऑप्शन नंबर सी वाला है ना, ये साथियों ऐसा ही है और यही आपका राइट आंसर है। जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक तरफ साथियों अगर बात करें उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, यानी कि प्रबंधक हैं, मजदूर संघ है और कामगार हैं। तो प्रबंधकों की अगर बात करें, प्रबंधक सबसे बड़े हैं तो प्रबंधक ये आ जाएंगे साथियों, सबसे बड़े सर्किल में क्या आ जाएंगे, प्रबंधक आ जाएंगे। उसके बाद आपके मजदूर संघ आ जाएंगे, ये मजदूर संघ हो गए, और उसके बाद आपके कामगार आ जाएंगे। तो क्या साथियों हम देख लेंगे क्या कुछ ऐसा ऑप्शन साथियों, जितने 4 ऑप्शन दिए गए, कि ऐसा ऑप्शन साथियों आपको नजर आ रहा है? तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है कि कमला को ताराघर जाना है, अतः वह अपने घर से पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर जाती। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप अपने एग्जाम हॉल में है, आप अपने कमरे में है, रूम में, आपको नहीं पता है कि आपकी तरफ पूरब किधर है या पश्चिम किधर, और ना आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको सेंटर में ये जो आपका सीधा हाथ इधर ही तो होगा, उल्टा हाथ इधर होगा। तो ये सीधे हाथ की तरफ साथियों कौन सी डायरेक्शन आप चलाओगे, पूर्व डायरेक्शन आप चलाओगे। उल्टे हाथ की तरफ साथियों कौन सी चलाओगे, पश्चिम चलाओगे। और ये ऊपर की तरफ साथियों आप मानोगे कि उत्तर होगा, और नीचे की तरफ आप मानोगे साथियों क्या होगा, दक्षिण होगा। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, मान लीजिए ये क्या है, ये आप हो, ये आपका एक हाथ है, ठीक है, ये आपका एक हाथ है और ये आपका एक हाथ है, ठीक है। आप देख किधर रहे हो, आप इधर देख रहे हो, इधर को मान लो या इधर को मान लो, ठीक है। तो ये आपका हाथ जो कहलाएगा, ये दायां हाथ आपका कहलाएगा, पहली बात आपको ध्यान रखना। और ये वाला आपका साथियों बायां हाथ कहलाया जाता है। अगर साथियों ये 2 चीजें आपने देखनी डायरेक्शन वाले में, तो 70% क्वेश्चन चांस है आप कर लेते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं साथियों कैसे ये क्वेश्चन होगा। कमला एक लड़की है, ताराघर जाना चाहती है, अतः वह अपने घर से पूरब की ओर कितनी चलती है, 1.5 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए साथियों ये है, ठीक है, हमने पूरब की इधरी तो चलाएंगे साथियों, कितना चलेगी साथियों, 1.5 किलोमीटर ये तारा लड़की जो है कमला ये चली। फिर दाएं मुड़ी, अब लड़के का मुंह तो इधर है, अब सीधा हाथ इधर हो जाएगा, उल्टा हाथ इधर हो जाएगा, दायां बोल रहा है तो दायां मुड़ेगी और 2.5 किलोमीटर चलाएंगे इसको, तो 2.5 किलोमीटर लगभग ये यहाँ पर चल रही है।
ठीक है, तो सबसे पहले कमला जो है वो 1.5 किलोमीटर चली साथियों पूरब की तरफ। उसके बाद दाई मुड़ी और दाई किलोमीटर 2.4 किलो यानी 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर चली। और फिर वो साथियों पूरब की ओर मुड़ गई, यानी कि फिर उसको हमने पूरब की ओर मोड़ दिया और कितनी चली, 1 किलोमीटर चली। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ी, दक्षिण की ओर मुड़ी और साथियों 4 किलोमीटर चली। ये 4 किलोमीटर साथियों चल दी, ये आपका 4 किलोमीटर चल दी। उसके बाद लिखा हो पश्चिम की ओर मुड़ी और 2.5 किलोमीटर चली, 2.5 किलोमीटर चली। ये 1 किलोमीटर चली है, तो ये 1 किलोमीटर यहां तक हो गया साथियों, 1 किलोमीटर। और ये 1.5 किलोमीटर है, तो यहां से 1.5 किलोमीटर हो गया, यानी कि कुल मिला के 1.5 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, कुल मिला के साथियों 2.5 किलोमीटर ये यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक चल दी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चलने के बाद पहुंच जाती है, कहां पहुंच जाती है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब जहां उसको जाना था वहां पहुंच जाती है। पूछा जा रहा है आरंभिक बिंदु तो उसकी ये थी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है। तो अगर यहां से यहां तक चलाएंगे तो साथियों ये कितना है, ये 4 किलोमीटर। कैसे, अरे भाई ये जब 4 किलोमीटर है तो ये भी तो 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक कितना है, 2.5 किलोमीटर है। कैसे 2.5 किलोमीटर है, जब ये 2.5 किलोमीटर है तो ये भी 2.5 किलोमीटर होगा। तो 4 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लगभग लगभग कितना हो गया, लगभग लगभग नहीं 6.5 किलोमीटर हो गया। यानी कि अगर बात करें साथियों, प्रश्न में पूछा गया है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 6.5 किलोमीटर दूरी पर है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, कथन आपके स्क्रीन पर है कि कुछ कागज कलम है और सभी पेंसिल कलम है। निष्कर्ष आपको बताना है, दो दिए गए हैं, कौन कौन से सही निष्कर्ष हैं। अगर बात करें साथियों, कुछ कागज कलम है, तो ये हमने क्या बनाया, ठीक है, ये हमने साथियों कागज बना लिया, ठीक है भाई साहब, ये क्या बन गया, ये कागज बन गया। उसके बाद लिखा है कि कुछ कागज जो है ना ये कलम है। मान लीजिए इतने कागज जो हैं, इतने कागज साथियों क्या है, कलम है, ठीक है। कितने, ये जो मिल रहा है ना, ये इतने कागज जो है वो कलम है, तो ये हो गया। सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल कलम है, तो मान लीजिए पेंसिल साथियों यहां पर है, एक सेकेंड, मान लीजिए साथियों पेंसिल ये यहां पर है, ये क्या हो गई, ये आपकी पेंसिल हो गई, शॉर्ट में लिख देंगे इसको पेंसिल, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है सभी पेंसिल कलम है ना, तो कलम के अंतर्गत ही तो पेंसिल आएंगी। अब निष्कर्ष पढ़िए कि कुछ कलम पेंसिल हैं, क्या कुछ कलम पेंसिल हैं, तो भाई देखिए कुछ कलम पेंसिल हैं, कितने कलम पेंसिल हैं, इतने कलम जो है ना वो पेंसिल है, तो ये वाला निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। कुछ कलम कागज हैं, ये सारे कलम है, और कहा जा रहा है कुछ कलम कागज है, तो ये सारे कलम जो है वो कागज हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब कुल मिला के साथियों दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही हो जाएंगे, और आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। अब आपके सामने साथी यहाँ पर मैथ के प्रश्न देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 20 प्रश्न हिंदी के देखे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न देखे, फिर उसके बाद साथियों 10 प्रश्न हम लोगों ने रीजनिंग के देखे, और 10 प्रश्न हम लोग अब मैथ के देखेंगे। वैसे तो मैथ के 20-20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने साथियों मैथ के 20 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन लिए हैं, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन लिए हैं। इसलिए कम समय में आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अगली बार हम लोग 20-20 क्वेश्चन पूरे लेंगे। चलिए, तो 51वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अगर बात करते हैं यहाँ पर एक आयत का जिक्र है, तो आयत का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इस आयत का क्षेत्रफल ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई जो है ना वो, और लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। पहली बात साथियों अगर बात करें, देखिए 1 मीटर है ना और 50 सेंटीमीटर है, और आंसर भी सेंटीमीटर में निकाला गया है, तो क्यों ना ये तो जो चौड़ाई है वो तो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई साहब, ये 50 सेंटीमीटर ये हमने मान ली, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में लाना है। और 1 मीटर बराबर जो होता है ना साथियों, वो कितना सेंटीमीटर होता है, कह सकता हूं साथियों, आपको ध्यान रखना है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और साथियों 50 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो आपको मालूम होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है साथियों वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, लंबाई गुणा
चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है अगर बात करें साथियों, लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो अगर बात करें इसका कितना निकलेगा साथियों क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, शायद मैंने आयतन बोल दिया था कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या निकलेगा साथियों, 1500 निकलेगा, सॉरी 1500 नहीं बल्कि 5000 निकलेगा, यानी कि 5000 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि 450 सेबों में से 30% सड़े हुए निकले तो सही हालत में कितने प्रतिशत सेब निकले। देखिए 450 सेब हैं कुल मिला के, इसमें 30% सड़ गए सेब, तो मुझे ये बताइए साथियों 70% सेब तो बिल्कुल सही निकले होंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि इस 450 का 70% निकाल लो, हमें पता चल जाएगा कितने प्रतिशत सेब सही निकले। तो 450 का साथियों 70% कितना होता है, प्रतिशत हटाया बीच में 100 बढ़ा देंगे साथियों, तो इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। मतलब 45 सत्ते कितने होते हैं, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा। ठीक है 35 हो गया और 7 चौका आपका 28 हो जाएगा। 28 3 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 31 हो जाएगा। यानी कि अगर कहा जा सकता है साथियों 315 जो सेब थे ना वो बिल्कुल सही कंडीशन में थे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहले अगर बात करें गुणा लगा हुआ है ना, तो गुणा आप करा लो, 2 एकम 2 हो जाएगा आपका, 2 एकम 2 हो गया और 7 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे आपका 56 हो गया। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है सिर्फ माइनस नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 3/7 है, कभी भी भाग का निशान हो तो उसको गुणा में बदल लो, लेकिन शर्त ये है गुणा में बदलो, ठीक है। शर्त ये है कि जो ये नंबर है ना इसको उलट पुलट कर लो, जैसे 6/14 है ना तो 14/6 कर लो। यानी कि कहा जा सकता है साथियों 3/7 गुणा का निशान कर लेंगे भाग की जगह, 6/14 लिखा है तो 14/6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कट जरूर हो जाएगा। जैसे 7 एकम 7, 7 दूना आपका 14, 2/6 है, 2 एकम 2, 2 3 आपका 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारे पास आता है साथियों वो 2/56 प्लस 1/1 ये आता है हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको कैलकुलेशन करा लेते हैं ना। ठीक है एक एक कैसे आया, अरे भाई ये इस एक की गुणा इस एक से होगी, इस एक की गुणा इस एक से होगी, ऐसे आ जाएगा। 2 एकम 2 इसकी गुणा करा लो, 2 एकम 2 आपका, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है 56 एकम 56 हो जाएगा, प्लस आपका ये 56 एकम 56 हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, ये भी 56 एकम 56 आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद साथियों 56 प्लस 2 कितना होता है 58 होता है। ठीक है तो 58 बटे कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 56 आ जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे तो 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 2 नीम आपका 18 हो जाएगा। इसको जब कट करोगे तो 2 चौका आपका, सॉरी 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे आपका 16 हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका आपके समक्ष जो आएगा वो 29/28 आएगा। और 29/28 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका साथियों राइट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 1/4 भाग उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 कम हो तो वह संख्या बताइए क्या हो सकती है। वो संख्या हमने x मान ली है, वो संख्या हमने क्या मान ली है, x मान ली है। तो कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 1/4 यानी कि x संख्या का 1/4, ठीक है का की जगह गुणा लगा दिया, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साथियों, x/4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिखे ना, किसी संख्या का 1/4 यानी कि इस प्रकार से हो गया, किसी संख्या का x/4 उसी संख्या के 1/3 भाग से, यानी कि x/3 ये हो जाएगा, x/3 भाग से कितना कम है, 12 कम है साथियों। ठीक है ना, 12 कम है, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि माइनस तो यहाँ पर हम लगा दें, लेकिन ये वाला नंबर यहाँ पर आएगा या ये वाला नंबर यहाँ पर आएगा। तो मेरी बात को ध्यान से देखिए कि x/4 भाग जो है ना उसी संख्या के 1/3 से 12 कम है। यानी कि ये जो है ना, ठीक ये 12 कम है। जब ये 12 कम है तो ये बाद में आएगा ना। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आप ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा साथियों। ठीक है, बड़ा नंबर है ये बड़ा नंबर है। ठीक है, मतलब कहा गया है कि x के 3 भाग करे जाए तो एक भाग बड़ा होगा, या x के 4 भाग करे जाए तो बड़ा होगा। अरे भाई x के 3 भाग करोगे तो हमें ज्यादा बड़ा मामला मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। x/3 माइनस x/4 बराबर
12 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लो साथियों, 4x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, नीचे आपका 3 चौक आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बराबर ये 12 आ जाएगा। इधर आ जाओ जरा, ठीक है, ये 4x में से 3x जाएगा साथियों, x बचेगा, इधर 12 गुणा 12 हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए साथियों 12 गुणा 12 कितना होता है, 144 होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए 55वें नंबर का प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। यहां पर क्या अगर साथियों बात करते हैं कि यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है, कभी भी ऐसे लिखा हो लाइन 6 संख्याओं का औसत 12 है तथा 7वीं संख्या आ जाने से उसका औसत 11 हो जाता है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि 6, मैं ले लेता हूं साथियों, पेन ले लेता हूं मैं यहाँ पर। 6 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है साथियों, 12 बताया गया है। तो 6 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, यहां पर वो आ जाएगा, यानी कि 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ये क्या है, ये उन 6 संख्याओं का कुल योग है। ठीक है, ये हमें मिल गया, कुल कुल योग हमें मिल गया। उसके बाद कहा है कि एक संख्या और इसमें आ गई, यानी कि 6 संख्याएं थी, अब कितनी संख्या हो गई, 7 संख्याएं हो गई। तो जब 7 संख्याएं हो जाती हैं तो उसका औसत 11 हो जाता है, तो यहाँ पर 11 औसत हो जाता है। अब इसको इन 7 संख्याओं का योग कितना है, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 7 संख्याओं का औसत है, सॉरी ये 7 संख्याओं का योग है और ये 6 संख्याओं का योग है। तो इनका अगर डिफरेंस निकाले तो हमें 7वीं संख्या तो खुद पता चल जाएगी। और 77 माइनस 72 साथियों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि जो 7वीं जो उस एक्स्ट्रा संख्या थी वो क्या थी साथियों, 5 थी। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, यानी कि 5 के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर मैं साथियों बताऊं आपके लिए लगभग अभी मैंने 3 पूरे मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं जो कि 80 क्वेश्चंस के हैं। मेरा मानना है साथियों कि उस अगर पूरी प्लेलिस्ट को आप लगा लेते हैं जो एसएससी जीडी के लिए, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से जाकर उस पूरी प्लेलिस्ट को लगा लीजिएगा। चुनिंदा वीडियो हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड उसमें लिए गए हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं जो आपको एसएससी जीडी की नौकरी में सेलेक्ट ना होने दे। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हो। और बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क है, कुछ पेड नहीं है साथियों। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात करें, 7 + 7 + 7 भाग 7, 5 + 5 + 5 भाग 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज नहीं दी है टाइपिस्ट ने यहाँ पर एक भाग है वो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 7 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। भाग का निशान लगा है तो ये हम भाग का निशान लगा लेंगे। एक बड़ा भाग का निशान लगा है तो ये बड़ा भाग का निशान लग जाएगा। 5 + 5 + 5, अब नहीं हो गई ये 15, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा, ऐसे करके ब्रैकेट नहीं लगा है। ब्रैकेट लगा था इसलिए सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, बी से ही होता है, बी से ही होता है ब्रैकेट। ठीक है, अगर ब्रैकेट ना लगा होता तो इसको सॉल्व करते, ब्रैकेट ना लगा है तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 + 5 + 1 ये बचेगा। और इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, 11 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 11 आ जाएगा साथियों। ठीक है, बटे में हम 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पूरी मंजिल बन गई, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, 21/7 हो गया। अब अगर बात करें ये भाग का निशान है, तो एक तरीके से ये भाग का निशान है ना, ये ऐसे करके मैंने आपको बताया था भाग के निशान को गुणा में बदल लो, लेकिन गुणा में बदलो, लेकिन ये जो नंबर है इसको उल्टा पुल्टा कर दो, यानी कि 11/1 है ना, तो 1/11 कर, तो ये 1 आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें साथियों 21/7 गुणा 1/11, इसको सॉल्व करना है। 7 एकम 7 हो गया, 7 या 21 हो गया, यानी कि 3 एकम 3 और 11 यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 3/11 के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों मैं पूरी कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को बहुत लेंथी ना बनाऊं, मतलब उतना लेंथी बनाऊं कि कोई स्टेप बीच में छोड़ूं भी ना, और हर एक स्टेप को आपको बताऊं और आपकी समझ में आ जाए। लेकिन मैं जो किताबी भाषा में जैसे क्वेश्चन दिया होता है, उसका सॉल्यूशन दिया होता है, वैसे मैं नहीं कराता हूं। मैं हर क्वेश्चन को अपने तरीके से कराता हूं शॉर्ट में, कि आपकी जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि किताबी लैंग्वेज ना मुझे समझ में आती है और ना मैं उसको पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए
यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर, क्योंकि किताबी भाषा अगर आपको पढ़ना होगा तो आप किताब से नहीं पढ़ लोगे, यहाँ पर ट्रिक से और आसान तरीके से आप पढ़ने क्यों आओगे। ठीक है, तो किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर, देखिए 10% की छूट का मतलब यह है कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 10% की छूट दी यानी कि वो वस्तु 90 की हो गई। उसी प्रकार कहा जा सकता है कोई वस्तु अगर 200 की थी तो 10% की छूट देंगे वो 180 की हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर यहाँ पर बात करते हैं कि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर उसे 450 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि 10% की छूट देंगे तो 90% में बेचेंगे, और यहाँ पर 90% की वैल्यू दे रखी है 450 है। तो बस साथियों हमें कुछ नहीं करना होता, ये दो चीजें मिल जाए आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, जब यानी कि ये पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि 90% की वैल्यू आपके सामने है, 100% की वैल्यू आपको मालूम करना है, बस आंसर आपका आपके सामने। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 450 अपॉन में ये 90 आ जाएगा, गुणा आपका 100 लग जाएगा, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालना है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 5 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि साथियों 500 हो जाएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ये, ऑप्शन नंबर सी है, आंसर आपका जाएगा सी नहीं, बल्कि क्या मान ले इसको, अरे कुछ ना मानो, आंसर आपका कुल मिला के 500 जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए अगर यहां पर बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु को 460 में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है तो लाभ बताइए। अरे भाई इसमें तो खुद कह दिया गया है कि किसी वस्तु को हमने 460 रुपए में बेचा है तो लाभ हमें हुआ है 60 रुपए का, यानी कि वो वस्तु कितने की होगी, वो वस्तु जाहिर सी बात है 400 रुपए की होगी, और प्रॉफिट कितना हुआ है, 60 रुपए का हुआ है। लेकिन इस प्रॉफिट को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो इस प्रॉफिट को प्रतिशत में जब जब बदलना है तो मैंने आपको बताया है प्रॉफिट कितना है, 60 है, गुणा 100 लगा दो, नीचे एक तरीके से क्रय मूल्य लगा दो जितने में उस वस्तु को खरीदा था। अरे खरीदा तो 400 में था, 460 को बेच दिया, 460 में बेच दिया, तभी तो 60 का फायदा हुआ है। तो क्रय मूल्य नीचे आएगा, यानी कि 400 रुपए में वो वस्तु खरीदी गई थी, कह सकते हैं। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 60 बटे 4 है, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 2 गया 20 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 15% की अगर बात करें तो लाभ उसको होगा। और 15% कौन से ऑप्शन में है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन ये ऐसे पॉइंट पॉइंट दे रखे ना, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है इंसान। 25%, कभी भी ये प्रतिशत दिख जाए बटे में 100 लगा दो, कभी भी ये का दिख जाए गुणा लगा दो, यानी कि 25% लिखा है तो 25 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, का लिखा है गुणा आ जाएगा, 25 लिखा है प्रतिशत लगा 25 बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर बात करें 25 से कम 25, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि इस एक की गुणा इससे हो जाएगी तो एक ही आ जाएगा, और इस 4 की गुणा 4 से हो जाएगी, यानी कि 16 आ जाएगा। अब आंसर तो आ रहा है 1/16, लेकिन यहाँ पर कुछ और दे रखा है, कुछ नहीं साथियों, पॉइंट में इसको कर लेना है। ऊपर 1 है नीचे 16 है, तो हम क्या लगाएंगे साथियों, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। क्या अब काम होगा, नहीं होगा, इसको 100 बनाना होगा, तभी तो भाई 16 से तो कम है, कैसे भाग दो पाओगे। तो यहाँ पर भी एक ऐसा करो 0 लगा लो, और यहाँ पर भी एक 0 लगा दो, अब तो भाग हो जाएगा ना 100/16। ठीक है भाई, 16 पंजे 80, 16 छंग आपका कितना होता है, 96 होता है। तो 16 छंग आपका 96 हो गया, ये है 100, 4 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे, 16 दूना आपका कितना होता है, 16 दूना आपका 32 होता है। तो 0.062 आंसर आ रहा है। 0.0 यहाँ पर तो 2 जीरो है, यहाँ पर कोई 0 नहीं है, यहाँ पर 0.062 है, तो यही आपका इसलिए राइट आंसर। और कट करोगे 5 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर आपको बताना है क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों a प्लस a बाई ए बराबर कितना है, इसकी वैल्यू 7 है, तो आपको यहाँ पर साथियों क्या निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 नहीं है, ये एक तरीके से a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है ये, तो इसका मान आपको निकालना है। कुछ नहीं आपको करना है, आपको सिर्फ साथियों देखिए, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका मान निकालना है ना। तो जब ए स्क्वायर प्लस 1/a2 स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, तो इसीलिए तो हमें मजबूरन में स्क्वायर लगाना होगा। जब स्क्वायर लगाएंगे ना तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साथियों, कौन सा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है,
ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर। तो हम ए मान लेते हैं इस ए को और ए बाई ए को मान लेते हैं साथियों बी। मतलब इसका फॉर्मूला होता है साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको खोल लेंगे साथियों। अब इसको जब खोलोगे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए स्क्वायर निकलेगा, ए स्क्वायर आ गया साथियों, प्लस 1/a स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया ना, तो ऐसे ही तो हमें लाना था। प्लस अब क्या होता है 2ab होता है, तो 2 हो गया, ए क्या है, ए जो है वो ए ही है, और बी क्या है वो 1/a जो है वो आपका वो है। और बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 होता है, तो ये 49 आ गया। अब इस ए से ये ए कट जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 2 एकम, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 49 है, तो बराबर साथियों 49 लिखा, ये 2 इधर है, बराबर के उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि साथियों अगर बात करते हैं 49 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 47 आ जाएगा। और यही तो साथियों हमें क्या करना था, निकालना था, क्योंकि यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 47 होगा। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों एसएससी जीडी के लिए एक मॉडल पेपर हम लोग कह सकते हैं, जिसमें 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लिए। तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको एक बार आप सभी लोग जाकर जरूर वॉच कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक किया जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम तक जितनी भी वीडियोज आपको दी जाए उनको वॉच कीजिए बढ़िया से, अपने मनोमस्तिष्क में हर एक क्वेश्चन को स्टोर करेंगे तो एग्जाम बहुत आसानी से धुआं धुआं हो जाएगा। हो सके तो मेरे प्यार के लिए इस वीडियो के लिए कैसी वीडियो लगी, अपने विचार एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताएंगे, कुछ सुधार होने की आवश्यकता है तो वो भी बताएंगे, सुधार यहाँ पर किया जाएगा आपके लिए। तो हो सके तो अपने कम से कम 2 मित्रों को इस वीडियो को आपको अवश्य शेयर करना है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।